My dear students, good morning to all of you. I'm sure that while watching this picture on screen, you must be thinking that today's topic is something like entertaining, thrilling, right? Good, nice sense of humor. But today's topic is not less than a thrill. Okay, it has an involvement of lives, deaths, and all. So let me introduce you to today's topic, which is electric shock. Okay. I have prepared some slides by which I can illustrate you what is shock, क्या होता है ये, कैसे होता है ये, क्या करना चाहिए हमें, ठीक है. So please watch it patiently और सुनिए मतलब मैं क्या कह रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है. So let's begin. Electric shock. What is an electric shock? Electric shock, ठीक है. क्या है ये electric shock? An electric shock occurs when someone in contact and electric energy, or it is a psychological reaction or injury caused by electric current AC/DC passing through the human body. जो अपना इलेक्ट्रिसिटी है इसको एक सर्किट इसको पास होने के लिए एक सर्किट का कंप्लीट होना ज़रूरी है, ठीक है. वी नीड ए कंप्लीट सर्किट टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सर्किट. सो लेट मी गिव अ स्मॉल एग्जांपल लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, राइट. आप देख सकते हैं इट हैज़ गॉट 3 वायर्स, ठीक है. 3 वायर्स आर देयर. वन इज़ नोन एज न्यूट्रल, वन इज़ नोन एज मेन्स एंड अनदर नोन एज ग्राउंडिंग और वी कैन से अर्थिंग, ठीक है. एक सर्किट को कंप्लीट होने के लिए एक मेंस का ज़रूरत है और एक न्यूट्रल का ज़रूरत है, एक ग्राउंड का ज़रूरत है, ठीक है. और सेफ्टी के लिए हम ग्राउंडिंग उसको देते हैं, लेकिन एक सर्किट को कंप्लीट होने के लिए न्यूट्रल और मेंस होना ही होना है. सिमिलरली दिस इज़ नोन एज एसी करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट. So if we'll not go deep into that currents and all because it's a different subject, so it takes a long book to describe what's current and how it is produced and all. It's a different topic, but I'm just giving you small ideas so that you can understand what is the shock. So similarly, if we talk about DC current, the direct current, we can talk of batteries. We have got it has got 2 terminals. Positive terminal, negative terminal. So current has to flow from positive to negative, right? बोलते ना, आपने सुना होगा flow of electrons. So it's a deep subject. अब यहाँ पे मैं खाली डिस्कस करूँगा आपको इलेक्ट्रिक शॉक. इलेक्ट्रिक शॉक क्या है? बोलते हैं इलेक्ट्रिक शॉक कब लगता है हमें, जब हमारी एक बॉडी जो है एक कांटेक्ट आती है किसके साथ, एनर्जी सोर्स के साथ. एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, उसका मतलब क्या है. एक कैंडल ले लीजिए, उसको मतलब लाइट कीजिए मतलब बर्न कीजिए उसको, जो उसको विक जो होता है जलाइए उसको. आप जितना हाथ नज़दीक लेके जाएंगे आपका हाथ हीट मतलब वार्म फील करेगा, और नज़दीक लेके जाएंगे और वार्म होगा, ज़्यादा नज़दीक लेके जाएंगे करीब और जल जाएगा. क्यों? बिकॉज वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है. वो ऐसा एनर्जी है कि वो हीट देता है, और ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये शॉक देता है, ठीक है. ये शॉक देता है. तो बोलते हैं कि जब भी हमारी बॉडी जो है कांटेक्ट आती है इलेक्ट्रिक एनर्जी के मतलब पास, हमें शॉक लग सकता है. ये एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन भी है, ठीक है. एक दूसरे तरीके से इसने एक्सप्लेन किया है कि एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का बीच में, चाहे वो एसी हो या डीसी हो, जो ह्यूमन बॉडी के थ्रू पास होना होता है. आप गौर से देखिए इस पिक्चर को, आपको यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ. इलेक्ट्रिक शॉक क्या बताया इसने. द बॉडी बिकम्स पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पाथ. मान लीजिए एक अगेन मैं इलेक्ट्रिक हीटर की बात करता हूँ, ठीक है, जो नॉर्मली आप घरों में यूज़ करते हैं हीटिंग पर्पज़ के लिए,
या खाना बनाने के लिए भी मैक्सिमम जगहों पे यूज़ करते हैं, मोस्टली इन जे के। अब देख लीजिए वो जो टंगस्टन जो वायर होता है, जो लाल जो हीट होता है, अब देख लीजिए अगर उसको स्ट्रेच करेंगे ना, वो एकदम तार जैसा बन जाता है, ठीक है, एक तार जैसा बन जाता है। अब क्वालिटी जो होती है उसकी, तार की कॉपर ज़रूरी नहीं है, वो और भी कोई हो सकती है, ठीक है, लाइक टंगस्टन होती है फिलामेंट्स में, या उसको मतलब एल्युमिनियम, तो डिफरेंट बेसिकली डिपेंड करता है हीटिंग पे, उसका हीट वैल्यूज़ कितना है, उसको मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि जब जब हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच में जनरली हम अगर देखेंगे हमें 2 की रिक्वायरमेंट है तो 3 की रिक्वायरमेंट, बिकॉज अर्थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। उस अर्थिंग का भी बताएंगे अगले टॉपिक्स में, वो अर्थिंग का रिक्वायरमेंट क्या है। अभी हम टॉपिक में मेन है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे हमें 2 की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रल और मेन, जिसको हम फेज़ बोलते हैं। तो आप देख लीजिए जब मेंस के थ्रू आप देख लीजिए ये करंट मेंस के थ्रू चला गया अंदर, पूरा हीटर में गया, लाल हो गया, लाल होने के बाद वो न्यूट्रल से वापस निकला, तो एक सर्किट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली अगर आप मान लीजिए जो कहते हैं कि जो लैंड है, ज़मीन है, ठीक है, या मेटलिक कोई चीज़ है जो ज़मीन के साथ टच हुई होती है, तो ये एक ग्राउंडिंग का काम करती है, एक न्यूट्रल वायर का भी काम कर लेती है ये। हम अब देख सकते हैं कभी घरों में है, तो एक्चुअल प्रोसीजर नहीं है वो, बट कहीं जगहों पे यू कैन सी व्हेन वी हैव गॉट मेन एंड सम पीपल टेक द अर्थिंग फ्रॉम द टैप, दैट आयरन टैप्स, दैट जो होते हैं कास्ट आयरन टैप्स, जो आयरन जो होते हैं वो सिल्वर कलर के टैप लाइन्स उनसे लेते हैं, बिकॉज फाइनली वो ग्राउंड से कहीं पे टच होते हैं, तो हमारा काम बन जाता है, बट दैट्स नॉट द एक्चुअल वे। तो जब हमारी बॉडी एक फेज़ को हाथ लगाती है, और अगर हम नंगे पाँव होते हैं किसी पे विदाउट इंसुलेशन या कुछ, तो हम वो ग्राउंड बन जाते हैं, तो आपका बॉडी हीटर बन जाता है, मतलब आपके थ्रो पास होना है। अब जाहिर सी बात है योर बॉडी विल बी रेड, तो वही है, डिपेंड करता है, वो काफ़ी सारे फैक्टर्स है, वो क्यों नहीं होता है, क्या होता है इफेक्ट्स, रेजिस्टेंस, हम कितने रेजिस्टेंट हैं, हम कितने हेल्दी हैं, हम में कितना इंसुलेशन कितना है, तो डिपेंड्स करता है वो। तो यहाँ पे देख लीजिए लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट एनर्जाइज मेटल, इन्होंने एक जो लाइन है उस पर हाथ मतलब यहाँ पे डाला है, और नीक्ड वायर से, मतलब एक नंगा वायर जो है एक गलती से उस पर हाथ लग गया, और ग्राउंड नीचे से सरफेस पे खड़ा है वो, उस पर एक पाँव लग गया, पूरी बॉडी में शॉक हो गया, ठीक है। तो लेट्स अब इन्होंने जो एक जो लॉ है, ओम्स लॉ जो है, V = IR, तो उससे हमें पता चलता है कि बॉडी कितनी रेजिस्टेंट है, ठीक है। वो एक और टॉपिक बन जाता है, उस विषय में अलग से बात करेंगे। और जब रेजिस्टेंस हमें निकालनी होती, जैसे मैंने बोला V = IR, ठीक है। अगर करंट हमें निकालनी है कितनी जाएगी, तो हम जाएंगे V/R। तो ये उन्होंने दिया है एक इक्वेशन यहाँ पे कि एक बॉडी में कितना मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, कितना रेजिस्टेंट हो सकता है, वो एक इक्वेशन दी है, ठीक है। वो हम करेंगे डिस्कस आगे जाके, बट अभी हमारा मेन जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक शॉक है। नेक्स्ट स्लाइड आपको बताता हूँ मैं। हाउ कैन यू गेट इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, बाय पोरली इंसुलेटेड वायर्स और अनग्राउंडेड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, by using electric equipment while in contact with water, by being struck by lightning. Very good. कभी कभी ज़रूरी नहीं कि हमें वो एकदम स्ट्रॉन्ग शॉक लग जाता है। आप देख लीजिए घर में कभी फ्रिज होता है या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एग्जाम्पल लैपटॉप्स में भी आप देख लीजिए, अगर हमारे घरों में प्रॉपरली ग्राउंडेड नहीं होते हैं ना, वो प्रॉपरली सेफ्टी की वजह से हल्का सा एक वाइब्रेशन आप टच करेंगे मेटलिक सरफेस में, कुछ भी आपको ऐसे फील होगा, रफनेस फील होगा, दैट्स ऑल्सो शॉक, ठीक है। भले ही वो माइनर शॉक है, बट दैट्स अ शॉक। तो व्हेन यू टच द कॉर्नर्स ऑफ द फ्रिज, इफ दैट ना जो फ्रिज हमारे हैं रेफ्रिजरेटर्स, अगर वो प्रॉपरली इंसुलेटेड ना हो, रबर मैट नीचे ना हो, या आपके जो पैर हैं कहीं पे ग्राउंड को टच कर रहे हैं, ज़मीन को टच कर रहे हैं, या मेटलिक पार्ट को टच कर रहे हैं, सीमेंट को टच कर रहे हैं, पानी को टच कर रहे हैं, तो आपको शॉक लगने का संभावना बहुत ज़्यादा है।
बाई यूजिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वाइल इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, ठीक है, बोलते हैं बाई यूजिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वाइल इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। आप अगर मान लीजिए कोई घर में कोई स्विच ख़राब है या कोई भी, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसको मीन्स को ऑफ करना चाहिए ताकि पूरा सर्किट मतलब इलेक्ट्रिसिटी ना रहे और हमें उसको रिपेयर करने में कोई तकलीफ़ ना हो। अगर इनके कोई जगहों पे ऐसा है कि हम लाइव में भी काम करते हैं, तब हमें सावधानी बरतनी है कि प्रॉपर टूल्स होने चाहिए, हमें रबर ग्लव्स, रबर मैट नीचे बिछा होना चाहिए, ठीक है। नज़दीक में हमारे पास एक CO2 सिलेंडर होना चाहिए, वो भी बताऊंगा क्यों होना चाहिए, वो भी एक विषय है, खाली याद रखिए। तो मैं चाहता हूँ कि टॉपिक्स में आप मुझे पूछें। साहब ने एक जगह पे CO2 के बारे में बताया था, आपने फिर यूज़ नहीं बताया, तो वही है, दैट इज़ द थ्रिल, यही जो थ्रिल है, जानने की थ्रिल। तो आप खाली याद रखिए वो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर क्यों चाहिए हमें, वो बताएंगे आपको। बट अभी हमारा जो है मेन फोकस है इलेक्ट्रिक शॉक पे करना है। बाई बीइंग स्ट्रक बाई लाइटनिंग, आप देख लीजिए, कई बार आपने सुना होगा या देखा, मतलब न्यूज़पेपर में भी मैंने मतलब देखे हैं कई बार कि लाइटनिंग जब बादल गरजते हैं सो जो एकदम धूम धड़ाक सा जो आवाज़ आती है, आप देखिए लाइटनिंग होती है। तो कभी कभी ये ऐसी लाइटनिंग हो जाती है कि जो उसके नीचे जो हो जाता है, मतलब उसके लपेट में आ जाता है, उसकी विसिनिटी में आती है लाइटनिंग के, वो पूरा इतना हाई वोल्टेज पास करता है कि पूरा फॉरेस्ट जला देता है। वो आदमी की तो बात ही नहीं है, ठीक है। लाइटनिंग इसीलिए बोलते हैं, जब लाइटनिंग होती है घर में होना चाहिए या किसी मेटलिक चीज़ को आप पकड़ के रखिए, ठीक है, ताकि आपके पास आप मतलब आपके थ्रू पास ना हो वो। आप देख लीजिए कई सारे घरों में, बिल्डिंगों में एक पूरा मेटलिक एक स्ट्रिप लगा रहता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर वो लाइटनिंग होते वो वहाँ से वो पास हो जाए, क्योंकि वो लाइटनिंग जो है एक वीकेस्ट पॉइंट को पकड़ती है। तो अगर जो हम बनाते हैं वो मेटलिक स्ट्रिप डालते हैं टॉप से लेके बॉटम तक मकान के, एक पतली सी, मतलब इतना सा एकदम 1.5 इंच का एक पतला सा स्ट्रिप होता है, वो पूरा एकदम नील से बड़ा हो, नील से मतलब ठोक के होता है वो, फ्रॉम टॉप ऑफ द रूफ, जो आपका छत है, चाहे टिन का छत हो या सीमेंटेड हो, वहाँ पे होता है वो। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट इन इलेक्ट्रिक शॉक। अब मान लीजिए बाई अनफॉर्चुनेट मतलब शॉक लग गया, ठीक है। अब उस शॉक से क्या होता है हमें, ठीक है ना। अब उस शॉक जो अब इलेक्ट्रिक शॉक जिसको लग गया उसको बोलते हैं ना, व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट, क्या हो सकता है, क्या होता है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक शॉक कैन हैव नो इंजरी एट ऑल। बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक में ज़रूरी नहीं कि कोई इंजरी ही हो, ठीक है। बर्न्स विच आर द मोस्ट कॉमन, जो मतलब एकदम बर्न होता है ना, जलना जिसको बोलते हैं वो बहुत कॉमन होता है शॉक में। उस जगह पे जहाँ पे शॉक लगता है, चाहे हाथ में लगे चाहे बॉडी में लगे, एकदम वहाँ से शॉक जलने का संभावना होता है। थर्ड, कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ द हार्ट। हार्ट जो है एक ऐसा ऑर्गन है जो हम बोलते हैं कि बहुत सेंसिटिव ऑर्गन रहता है। एक एग्जाम्पल आप मान लीजिए घड़ी की तरह है, टिक 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 करता रहता है। तो हार्ट जो है थोड़ा सा बहुत सेंसिटिव है, उसकी वजह से अगर जब भी कोई इलेक्ट्रिक शॉक उसमें पास होता है हार्ट के थ्रू या बॉडी को लगता है, तो वीकेस्ट पार्ट जो होता है बॉडी को वो एकदम सीज हो जाता है, संभावना होता है कि चांसेस होते हैं बंद होने की। तो हमें कार्डियक अरेस्ट होता है बॉडी को, मतलब एकदम आदमी मर भी सकता है, मतलब उस चीज़ से। हार्ट जब बंद हो गया तो मेन ऑर्गन तो वही है। मसल नर्व्स एंड टिश्यूज डिस्ट्रक्शन फ्रॉम द करंट पासिंग थ्रू द बॉडी, जिससे भी ये मतलब ये करंट पास होती है, चाहे मसल हो, छोटा कोई टिश्यू क्यों ना हो, ठीक है, वो ख़राब हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकती है। जो भी हमारे बॉडी में जो नर्व्स हैं, टिश्यूज़ है, छोटे छोटे टिश्यूज़ हैं, वो डैमेज हो सकते हैं। देख लीजिए आपको इस स्लाइड में
शॉक लगा है इसको, एक नीचे देखिए टू द ग्राउंड, पैर नीचे मतलब है, और हाथ कहाँ पे लगा है, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब जहाँ पे वो सोर्स जहाँ पे है, चाहे वो वहाँ पे प्लग है, चाहे वहाँ पे वो नेकेड वायर है, तो आप देख लीजिए पूरी बॉडी में एकदम दिखा दिया, सनसनी दिखाई दे रही है, वो शॉक लगा है इसको। देखिए इससे ये जो ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होता है, जल जल मतलब जल बॉडी जो पार्ट्स है वो ज़्यादा वोल्टेज हाई पास हो तो पूरे एकदम जल जाएगी वो। और देख लीजिए यहाँ पे थर्मल इलेक्ट्रिक बर्न्स फ्रॉम द करंट, हीट जो हीट बर्न्स होते हैं ना थर्मली, जब एक चीज़ को आप देख लीजिए, आप ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं विद सुपरविजन, आपको कराएंगे वो फिज़िक्स लैब में। आप देख लीजिए एक बैटरी सोर्स ले लीजिए आप, जिसको हम बोलते हैं ना बैटरी, जो नॉर्मल घरों में यूज़ करते हैं, या कार बैटरी, स्कूटर बैटरी, स्कूल पे छोटी बैटरीज होती हैं जो 12 वोल्ट्स की होती हैं, बहुत कम एम्पियर की होती हैं। आप देख लीजिए एक नंगी वायर, एक नेकेड वायर को आप ले लीजिए सिंगल स्ट्रैंड, और बाय इंस्ट्रूमेंट आप उसको टच करवाइए बोथ द पोल्स, आप देख लीजिए वो लाल होकर जल जाती है। तो इसी तरह वो हीट हो जाती है बेसिकली, और इसी तरह बॉडी में भी वो हीट जब होती है तो बॉडी के पार्ट जल जाते हैं। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द सेवरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। अब बोलते हैं कि शॉक में भी मतलब किस किस प्रकार के हैं, द टाइप ऑफ करंट, क्या क्या फैक्टर हमें मतलब डिटरमाइन करता है कि शॉक का क्या है हमारे बॉडी पे, एसी करंट और डीसी करंट, ठीक है। द अमाउंट ऑफ करंट, बोलते हैं या तो एसी करंट हो गया, दो ही करंट है ना, दो ही करंट से हमें शॉक लग सकता है, या तो एसी करंट होगा तो डीसी करंट होगा। अब उन पे भी हमारा जो है कौन से कितने मकदार का है, कौन से कितनी क्वांटिटी का है, वो उससे डिफाइन करता है कि आदमी को कितना शॉक लगेगा। मसलन वोल्टेज ज़्यादा है और ज़्यादा शॉक लगेगा, वोल्टेज कम है तो और थोड़ा कम लगेगा शॉक। एम्पियर करंट कितनी है, कितने एम्पियर है, वोल्टेज को हम देखते हैं ना, वोल्टेज से हम वोल्ट मीटर से देखते हैं, करंट हम करते हैं एम्पियर से। तो इसी तरह लो फ्रीक्वेंसी जो यानी कि हर्ट्स, यानी कि मैं एग्जांपल, लो फ्रीक्वेंसी क्या होती है अपने मतलब इंडिया में है 220 वोल्ट 50 हर्ट्स सिंगल फेज़, 220 वोल्ट 50 हर्ट्स 3 फेजेस, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 है। अगर आप यही बात यूएस की करेंगे तो यूएस में ये है 60 हर्ट्स, ठीक है। बहुत सारे देशों में डिफरेंट है, लेकिन जनरली हमारे यहाँ पे इंडिया में 50 हर्ट्स है। अगर लो फ्रीक्वेंसी होगा उस पर कितना इफेक्ट, उससे कितना इफेक्ट है, हाई फ्रीक्वेंसी होगा उससे कितना इफेक्ट है। ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट, कितनी देर वो शॉक में है, मतलब कितनी देर उसको उस नेकेड वायर ने या उस डिवाइस ने जिससे शॉक इसको लग रहा है, कितनी देर तक उसने पकड़ के रखा है उसको। सरफेस एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस एरिया मतलब मान लीजिए कि अगर हम छोटा सा मतलब एक हल्का सा छोटा सा वायर है जो हल्का सा नेकेड है, मैं नॉर्मली फिंगर से मतलब यूज़ कर मतलब इसको टच करूँगा, अगर मुझे कुछ काम करना है उस पर, या मैं कुछ काम करने की वजह से मुझे शॉक लग रहा है, दैट इज मैंने फिंगर से ही पकड़ा होगा या मैक्स टू मैक्स हाथ से पकड़ा होगा, लेकिन उसको बोलते हैं सरफेस एरिया, पूरे हाथ को मतलब जितना वो मतलब एरिया कवर करता है। कभी कभी क्या होता है कि एक नेकेड वायर जो है वो एक प्लेट पे पड़ी है, मतलब एक आयरन प्लेट पे जो सड़कों पे मतलब बिछे होते हैं, या ब्रिज पे होती है, ब्रिज भी होते हैं ना आयरन के, तो अगर मान लो पूरा ब्रिज पे है तो पूरा बॉडी पाँव से लेके ऊपर तक वो कांटेक्ट में आ सकते हैं। द पाथवे द इलेक्ट्रिसिटी टेक्स थ्रू द बॉडी, ठीक है, द पाथवे द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द बॉडी। और जो पाथ है, ठीक है, द पाथवे द इलेक्ट्रिसिटी टेक्स थ्रू द बॉडी, अब हाथ से गया है, नाक से गया है, कान से गया है, या गलती से किसी का पैर लग गया है किसी मतलब इलेक्ट्रिसिटी वायर पे, नेकेड वायर पे है, ठीक है, बॉडी लगा है, बेली लगा है, तो किससे कौन सा पाथ है वो। ओवरऑल हेल्थ ऑफ द पर्सन, मतलब आदमी अगर एकदम तंदुरुस्त है और मतलब कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर में क्या होता है मतलब थोड़ा बॉडी थोड़ा वीक होगी तो हल्का सा शॉक लगने पे भी आदमी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह जब बॉडी मतलब ज़्यादा होती है, मतलब एक स्ट्रांग बॉडी होती है, तो शॉक तो लगना तो मतलब बहुत डेंजरस ही है, लेकिन हो सकता है वो शायद उसको इतना इफ़ेक्ट ना पड़ा जो कि एक वीक बॉडी को
इफ़ेक्ट कर सकता है वो। इसमें आपको आप देख लीजिए इस स्लाइड में ये दिखाया है हमने कार्डियक अरेस्ट, इरेगुलर हार्ट, मतलब बेसिकली मैं आपको एक और स्लाइड दिखाना चाहता हूँ पहले। हाँ, अब ये शॉक लग गया तो हम कैसे, मतलब इस शॉक से हमें मतलब कैसे, मतलब इसको मेजर करें, मेजर मतलब डायग्नोज कैसे करें इसको। जैसे मान लीजिए किसी को सर में चोट लगती है तो उसको सीटी स्कैन कराते हैं, बॉडी में कहीं पे चोट लगती है उसको एमआरआई करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एक तरह से जब एक शॉक लगती है एक आदमी को तो उसको कैसे फिर देखेंगे कि इसको ठीक कैसे किया जाए, इसको कैसे मतलब चेक किया जाए कि कितना क्या लगा है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या खराबी है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको हम ईसीजी बोलते हैं, ठीक है, वो मशीन लगाते हैं। उसके आपने देखा होगा जो पुरानी टाइप की मशीन है, मतलब आजकल भी वो यूज़ होती हैं, बट कुछ मैं आपको बताऊँगा क्या डिफरेंसेस है उसमें। वो एक बैलून्स टाइप के होते हैं, बैलून लगाते हैं, चेस्ट पे लगाते हैं, रिब पे लगाते हैं और वो एक रील निकालते हैं। लेकिन आजकल डिवाइसेस ऐसे आती हैं उनको फिंगर खाली टच करता है, सेंसर फिंगर टच करते हैं, वो पूरा आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दे देता है। कंप्लीट ब्लड काउंट आदमी का होता है ना, बोलते हैं ना आरबीसी ब्लड काउंट, वो जो कि लाखों में होता है। जब शॉक लगता है तो ब्लड काउंट एकदम ड्रास्टिकली कम हो जाता है, तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि मुझे कितना क्या इसको इलाज करना है, कितना क्या करना है। हो सकता है ब्लड भरना पड़ा या कुछ करना पड़ा, ठीक है। यूरिन टेस्ट फॉर मसल एंजाइम्स, और जो शॉक से जो अपनी मसल्स होते हैं एकदम टाइट हो जाते हैं, एकदम शॉक मतलब एकदम मान लीजिए एक टाइप का जो पैरालिटिक स्ट्रोक्स जो होते हैं ना वो लग जाते हैं, एकदम सख्त हो जाते हैं, एकदम मरोड़ हो जाती है मतलब मसल्स में। तो उनको चेक करने के लिए यूरिन जो करते हैं ना हम पास, तो उसमें वो मसल एंजाइम जो होते हैं उससे भी पता चल सकता है हमें कितना लेवल का शॉक है। एक्सरे से पता चल सकता है क्योंकि कुछ पार्ट्स होते हैं जो हल्की हल्की छोटी छोटी माइनर बोन्स होती हैं, कार्टिलेजेस होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सीटी स्कैन मतलब अपने जो पूरे बॉडी में कहाँ कहाँ पे टिश्यूज़, हल्के हल्के टिश्यूज़ या ब्रेन में या सर अपने हेड में हल्का हल्का जो भी है, जहाँ पे भी आपको मतलब डॉक्टर को है पता कि कहाँ पे इफ़ेक्ट हो सकता है, उन चीज़ों से वो डायग्नोज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने स्लाइड जो है आप देख लीजिए यहाँ पे। कार्डियक अरेस्ट, इरेगुलर हार्ट रिदम, लॉस ऑफ मस्क्यूलर लेट गो थ्रेशोल्ड परसेप्शन, ठीक है। इंक्रीज लेवल ऑफ करंट अबव द लेट गो थ्रेशोल्ड कॉजेज लॉस ऑफ मस्क्यूलर कंट्रोल, इरेगुलर हार्ट रिदम एंड फाइनली कार्डियक अरेस्ट। ये यहाँ पे दिखाया गया है कि जितना करंट बढ़ता है उतना शॉक भी बढ़ता है। तो उससे हमारा क्या क्या है, मतलब एकदम लेट गो थ्रेशोल्ड मतलब एकदम जाने देता है आपको। अगर आपने टच किया तो एकदम हल्का सा फील करके आप हाथ खींचते हो तो जल्दी जल्दी छोड़ता है। लॉस ऑफ मसल कंट्रोल, अगर जब हम बढ़ाते हैं बढ़ जाता है करंट, ठीक है, मान लीजिए 25 एम्पियर का हो गया तो एकदम मसल कंट्रोल को ना एकदम वो सुन्न हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि हाथ में क्या हो गया एकदम बहुत टाइम तक, जब तक कि ब्लड सर्कुलेशन रिस्टोर ना हो जाए वापस। और भी बढ़ जाती है तो हार्ट रिदम पे मतलब एकदम हार्ट पे वो इफ़ेक्ट कर लेता है। एकदम ईसीजी जो होता है, ईसीजी जो मतलब करते हैं हम, एकदम इरेगुलर बन जाती है, एकदम ज़बरदस्त इरेगुलर, बहुत सारी वेरिएशंस आ जाती हैं। और भी जब करंट बढ़ती है तो हार्ट ही बंद होता है, हार्ट अरेस्ट हो जाता है, मतलब हार्ट का बीट होना बंद हो जाता है। तो लेट्स मूव। सिम्टम्स, चेंजेस इन अलर्टनेस, कॉन्शियसनेस, इसके मतलब सिम्टम्स क्या क्या है। एक शॉक लगने के बाद आपके सिम्टम्स क्या क्या हैं। आपको शॉक लग गया या मुझे शॉक लग, किसी को शॉक लगे, उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, उसके बाद क्या क्या चेंज इन अलर्टनेस, कॉन्शियसनेस, आदमी का जो संतुलन है एकदम बिगड़ जाता है। ब्रोकन बोन्स, तो मतलब क्या बोलते हैं इसको, हड्डियों का टूटना, हार्ट अटैक, चेस्ट आर्म, नेक जॉ, हेडेक, प्रॉब्लम्स विद स्वेलोइंग विजन और हियरिंग, आँखों की बीनाई में प्रॉब्लम हो सकता है, सुनने में प्रॉब्लम आता है। फिर इरेगुलर हार्ट बीट तो इरेगुलर हो जाती है। मसल स्पैज्म एंड पेन, जो बोलते हैं ना, आप देख लीजिए कहीं बैठ जाइए आप थोड़ा बहुत देर तक, आपके पैरों में ना एकदम वो सुन्न हो जाते हैं,
तो उन्हीं को बोलते हैं मसल स्पैम्स। नमनेस, वो पैरों का एकदम नम होना, और जैसे टिंकलिंग हो, एकदम सुई चुभना, ठीक है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स और लंग फेलियर, ब्रीथ लेने में भी प्रॉब्लम आ जाता है, और हो सकता है कि लंग ही फेल हो जाए, मतलब जो फेफड़े हैं वो बंद ही हो जाएं। सीजर्स, मतलब मिर्गी आना, एकदम बॉडी का अनकॉन्शियस होना, मतलब अनकॉन्शियस होना नहीं बोल सकते हैं, बट एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम बॉडी को ना पता है अनकंट्रोल हो जाना। वो क्या करता है फिर, एकदम जीभ जीभ जब मतलब दांतों को टाइट रखता है इस तरह। और स्किन बर्न्स, और स्किन बर्न्स भी, मतलब जो चमड़ी का जलना। तो ये टॉपिक और भी है। सो लेट्स फिनिश अप विद द पार्ट 1, एंड आई विल बी सेंडिंग यू द कंप्लीट स्लाइड शो ऑफ द एंटायर topic, but unfortunately because of the internet we cannot upload entire topic, so I will break it into segments, and today we'll complete up to symptoms. Take care, huh? Bye.